हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें से हमने कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार इससे पहले की वीडियो में बात किया था। अभी हम एक अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं जिन्हें कहा जाता है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ये होती क्या है? उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में हम विस्तार से एक एक कर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। तो उपचयन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अभी मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। इसकी जो पहली परिभाषा है वो कहा जाता है कि प्रकृति में होने वाली कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी किसी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो पहली परिभाषा क्या हो गई उपचयन अभिक्रिया की? जिसमें किसी तत्व से, जो तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो पहली परिभाषा है कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या ऑक्सीजन का संयोग होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, C+O2 आपका बना CO2। अब आप गौर करना, यहां जो कार्बन है, कार्बन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कार्बन किस में बदल गया? CO2 में। कैसे बदला? जब कार्बन से क्या जुड़ी? ऑक्सीजन। यानी इस कार्बन से क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो कार्बन से चूंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। उपचयन किसका हो रहा है? अब ये ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ का नाम बताइए या ऑक्सीकृत पदार्थ का नाम बताइए। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगी, जिस तत्व से ऑक्सीजन जुड़ेगी, उस तत्व का ऑक्सीकरण होगा। अर्थात यहां ऑक्सीजन किससे जुड़ रही है? कार्बन से। तो हम कार्बन का उपचयन हो रहा है या कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप कहेंगे क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, Mg मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ने क्रिया करी, Mg+O2, और आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखिए, यहां मैग्नीशियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उत्पाद में मैग्नीशियम के संग क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन। यानी मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कैसे बना? ऑक्सीजन के जुड़ने से। तो क्योंकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ती है, वो कहलाती है आपकी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। किसका उपचयन हो रहा है? मैग्नीशियम का। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम से क्या जुड़ रही है? आपकी ऑक्सीजन जुड़ रही है। ये तो पहली परिभाषा है आपकी। अब आता हूं दूसरी परिभाषा में, सेकेंड डेफिनेशन में, जिसको हम कहते हैं, ये तो ऑक्सीजन का जुड़ना। अब हम करेंगे हाइड्रोजन के निष्कासन के आधार पर। तो हम कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी जब हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन का वियोग होता है। वियोग यानी निष्कासन होता है, यानी हाइड्रोजन निकलेगी तो कहा जाएगा कि वहां पर भी आपकी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? आपकी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। जैसे उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है हमारे पास, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड।
ये विघटित हुआ, ये टूटा हाइड्रोजन और सल्फर में। अब आप इस अभिक्रिया को गौर से देखना, यहां सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है, लेकिन यहां सल्फर से हाइड्रोजन निकल गई। आप दोनों ओर देखना, इधर सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है, यहां सल्फर से हाइड्रोजन निकल गई, अर्थात यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। किसका उपचयन हो रहा है? जिससे हाइड्रोजन निकल रही है। किससे निकल गई? H2S से। तो हम कहेंगे H2S का उपचयन हो रहा है, खाली सल्फर का नहीं, उपचयन किसका हो रहा है? H2S गैस का उपचयन हो रहा है। तो ये हमने दो परिभाषाएं ली। पहले में कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ती है, वो कहलाती है आपकी उपचयन अभिक्रिया। जैसे C+O2, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गए और CO2 बनाया, तो यहाँ उपचयन हो रहा है किसका? कार्बन का। दूसरा हमने कहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन या वियोग होता है, तो हाइड्रोजन निकल रही है। जैसे यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है, लेकिन इधर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है, वो निकल गई, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। अब तीसरी परिभाषा में आते हैं। अब तीसरी परिभाषा में आने से पहले आपको कुछ बातें बताता हूं। दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक होता है ऋण विद्युतीय तत्व, एक होता है ऋण विद्युतीय तत्व, और एक होता है धन विद्युतीय तत्व। ये आप समझना, कक्षा 9 में पढ़ाया हमने। एक होता है ऋण विद्युतीय तत्व और एक होता है धन विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व जिन पर ऋण आवेश होता है, ऐसे तत्व जिन पर ऋण आवेश होता है वो सब कहलाते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। जैसे ये हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ऋण विद्युतीय तत्व हैं, क्योंकि इन सब में ऋण आवेश है। सामान्य सी अगर बात कहूं तो जितनी भी अधातुएं हैं लगभग वो सारी की सारी होती हैं ऋण विद्युतीय तत्व, और जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारे के सारे होते हैं धन विद्युतीय। जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव है, ये सारे धन विद्युतीय है। क्यों? क्योंकि इन सब पर आपका कौन सा आवेश है? धनावेश है। तो दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक होते हैं ऋण विद्युतीय तत्व और दूसरे होते हैं धन विद्युतीय तत्व। तो ये इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट परिभाषा में हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व और धन विद्युतीय तत्व के हम प्रयोग करेंगे। तो तीसरी परिभाषा आती है, तीसरी परिभाषा जिसमें पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है, जिसमें पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। अब जैसे हम उदाहरण लेंगे, Fe+Cl2 क्या बना आपका? FeCl2, फेरस क्लोराइड बन गया। अब आप गौर करो, यहां अब देखिए ये तत्व कैसा है? धन विद्युतीय, क्योंकि लोहे पर कैसा चार्ज होता है? धनावेश, या तो 2 इकाई होगा या 3 इकाई। ये कक्षा 9 में हमने पढ़ा हुआ है। तो लोहे पर क्योंकि धनावेश होता है तो ये कैसा तत्व हो गया? धन विद्युतीय। Cl पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो क्लोरीन कैसा तत्व है? ऋण विद्युतीय। इसको हम कहते हैं ऋण विद्युतीय तत्व, यानी जो क्लोरीन है वो एक ऋण विद्युतीय तत्व है। अब आप देखिए यहाँ लोहे के साथ क्लोरीन नहीं जुड़ी है, लेकिन यहाँ लोहे के साथ क्या जुड़ गई? क्लोरीन, यानी ये क्लोरीन किससे जुड़ी? लोहे से। और क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व, अर्थात लोहे के साथ ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी है? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और किसका उपचयन हो रहा है? लोहे का उपचयन हो रहा है। फिर से कहा कि ऋण विद्युतीय तत्व जिससे जुड़ेगा उसका क्या हो जाएगा? उपचयन। कौन कर रहा है उपचयन? क्लोरीन कर रही है, और क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व। तो इस अभिक्रिया में
लोहे के साथ एक ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी है आपकी, ये है उपचयन अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, SnCl2 प्लस Cl2, ये बन गया आपका SnCl4, ये एक अभिक्रिया है। अब आप देखिए यहां ऋण विद्युतीय तत्व क्या है, क्लोरीन। यहां Sn के साथ, स्टेनस के साथ कितनी क्लोरीन जुड़ी है, 2, यानी कितने ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े हैं, 2। यहां कितने ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गए, 4, यानी ये 2 ऋण विद्युतीय तत्व किसके साथ जुड़ गए, Sn के साथ। तो आप क्या कहेंगे कि इस अभिक्रिया में क्लोरीन जैसे ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, क्योंकि यहां 2 ही है, यहां 4 हो गए, तो 2 क्लोरीन और जुड़ गए। तो जिस अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। किसका उपचयन हुआ, SnCl2 का उपचयन हो गया। तो जिस पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है उस पदार्थ का उपचयन होता है। जो भी पदार्थ होगा, जैसे यहाँ लोहे से जुड़ा तो लोहे का उपचयन, यहाँ SnCl2 से जुड़ा तो SnCl2 का उपचयन हो गया। अब चौथी और अंतिम परिभाषा हम लेते हैं फिलहाल। चौथी परिभाषा, यहाँ क्योंकि हमने ऋण विद्युतीय तत्व का प्रयोग किया था, अब हम कहते हैं जिसमें पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का वियोग होता है। ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा और धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलेगा। तो जिस अभिक्रिया से धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है वो अभिक्रिया कहलाती है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे हम एक अभिक्रिया लेते हैं 2Ki, यह है आपका पोटेशियम आयोडाइड। इस पोटेशियम आयोडाइड से क्लोरीन क्रिया कर रही है। इस पोटेशियम आयोडाइड से किसने क्रिया की, क्लोरीन ने क्रिया की, और ये अभिक्रिया बन गई 2KCl प्लस I2। अब आप इसमें देखिएगा धन विद्युतीय तत्व कौन है, पोटेशियम, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था जितनी भी धातुएं होती हैं, चाहे वो K पॉजिटिव हो, चाहे Na पॉजिटिव हो, चाहे Fe2 पॉजिटिव हो या Fe3 पॉजिटिव हो, एल्यूमिनियम आयन हो, ये जितने भी हैं धन विद्युतीय हैं। तो इनमें धन विद्युतीय तत्व कौन सा है, पोटेशियम। अब आप गौर करना, यहां आयोडीन के साथ पोटेशियम जुड़ा हुआ है, लेकिन आप अगर राइट हैंड साइड उत्पाद में जाओगे तो आयोडीन से क्या निकल गया, धन विद्युतीय तत्व बाहर निकल गया। तो इस अभिक्रिया में पोटेशियम आयोडाइड से धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम बाहर निकल जा रहा है। यहां आयोडीन के साथ धन विद्युतीय तत्व जुड़ा है, पोटेशियम जुड़ा है, लेकिन यहां आयोडीन के साथ ये पोटेशियम नहीं जुड़ा है, अर्थात पोटेशियम क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जिस अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसे कहा जाता है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसका उपचयन हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड का। अभी ध्यान देना, जिस तत्व से धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलेगा, जिस पदार्थ से, उसका उपचयन होगा। जिस पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा उसका उपचयन होगा, और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका उपचयन होगा, या जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलेगी उसका उपचयन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू। अब हम एक दूसरे प्रकार की अभिक्रिया के बारे में आते हैं जिसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अभी हमने उपचयन अभिक्रिया पढ़ी, बिल्कुल उसके अपोजिट होती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया की जो परिभाषाएं थी वो बिल्कुल इसकी विपरीत होती हैं। अर्थात जैसे कि हमने पहली अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया की पहली परिभाषा दी थी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो हम यहां कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का वियोग होता है। अब ये ध्यान देना कि उपचयन अभिक्रिया में संयोग होता था, अपचयन अभिक्रिया में वियोग होता है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का वियोग होता है। वियोग यानी ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यदि किसी अभिक्रिया में
ऑक्सीजन बाहर निकल रही है किसी पदार्थ से या किसी तत्व से, तो वो कहलाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। जैसे जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड, इसका विघटन हुआ और ये बदल गया Zn+O2 में। अब आप देखिए यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन यहां जिंक के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ी है, वो अलग हो गई, बाहर निकल गई। प्लस का साइन लगाया, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गई। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी है? अपचयन अभिक्रिया। अब आप देखिए अपचयन किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। किस में अपचयन हो रहा है? जिंक में अपचयन हो रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए इसका अपचयन, और निकलने के बाद क्या बन रहा है? जिंक बन रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और किस में अपचयन हो रहा है? जिंक में अपचयन हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया जो अभी हमने पहले ली थी, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, कोई सी भी अभिक्रिया, आप अन्य अभिक्रियाओं को भी देखना। तो इसमें क्या है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये विघटित हुआ और ये विघटित होकर बदल गया मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। अब आप गौर कीजिए, यहां मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, लेकिन यहां मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी है, अर्थात ऑक्सीजन निकल गई। तो ऑक्सीजन जब निकल रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे? अपचयन अभिक्रिया। किसका अपचयन हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन किसमें हो रहा है? मैग्नीशियम में अपचयन हो रहा है। तो ये तो थी पहली परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का वियोग होता है। अब हम दूसरी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, दूसरी परिभाषा, जिसमें किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग होता है। उपचयन में हाइड्रोजन निकल रही थी, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगी कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया कराई तो क्या बन गया आपका? HCl। अब आप गौर करना इस अभिक्रिया को, आप देखो यहां क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है, लेकिन आप यहां जाएंगे तो आप देखेंगे क्लोरीन के साथ क्या जुड़ गई? हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रही है। जिसके साथ जुड़ेगी उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। किसका अपचयन हो रहा है? क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। किसमें? HCl में। तो इस अभिक्रिया में क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हम लेते हैं सोडियम की हाइड्रोजन से क्रिया। जब हम सोडियम की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्राइड। इस तत्व को नाम दिया जाता है, इस पदार्थ को नाम दिया जाता है सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। अब क्या हो रहा है देखिए, यहां सोडियम के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है, लेकिन आप जब दाईं ओर जाएंगे तो आप पाएंगे कि सोडियम के साथ क्या जुड़ गई? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है किसके साथ? सोडियम के साथ। तो इस अभिक्रिया में चूंकि सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसीलिए सोडियम का क्या हो रहा है? अपचयन। किसमें? सोडियम हाइड्राइड में। तो ये दूसरी परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग होता है। पहली परिभाषा थी जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का वियोग होता है। अब तीसरी परिभाषा में आते हैं। वहां क्या था? वहां तीसरी परिभाषा थी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। यहां हम कहेंगे जिसमें, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का, ऋण विद्युतीय तत्व अभी आपको बताया है कि जिन पर ऋणावेश होता है, जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग होता है। आप गौर करना, वहां संयोग होता था, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा था। यहां अपचयन अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग होगा। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं FeCl3, ये है फेरिक क्लोराइड, ये होता है
फेरिक क्लोराइड। अब जब फेरिक क्लोराइड विघटित होता है, ये टूटता है FeCl2 प्लस Cl2, ये कहलाता है फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड, ये कक्षा 9 में आपको बताया था कि Fe पर यदि 3 इकाई धनावेश हो तो वो कहलाता है फेरिक, और Fe पर यदि 2 इकाई धनावेश हो तो वो कहलाता है फेरस। यहाँ Fe पर 3 इकाई धनावेश है इसलिए इसको कहा गया फेरिक, यहाँ 2 इकाई धनावेश है तो इसको कहा गया फेरस। अब आप गौर कीजिए, यहाँ कितने ऋण विद्युतीय तत्व हैं? 3 दूनी 6 ऋण विद्युतीय तत्व हैं, यहाँ 2 दूनी 4, यानी यहाँ लोहे के साथ 6 ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े हैं, जबकि यहाँ लोहे के साथ केवल 4 ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े हैं, अर्थात 2 ऋण विद्युतीय तत्व कहाँ निकल गए? बाहर। तो क्योंकि इस अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग हो रहा है, लोहे से ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल रहा है, इसलिए FeCl3 का अपचयन हो रहा है। किस में अपचयन हो रहा है? FeCl2 में अपचयन हो रहा है। तो ये 3 परिभाषा होगी। चौथी परिभाषा हमने ली थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युतीय तत्व का, वहां क्या होता था? वियोग होता था। यहां हम कहेंगे धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का संयोग होगा उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन है, इसकी क्रिया हमने मैग्नीशियम से करा दी, या हमारे पास आयोडीन है, इसकी क्रिया हमने मरकरी से करा दी। अब जब हम अभिक्रिया कराते हैं, यहां बनेगा MgCl2 और यहां बनेगा HgI2। अब आप गौर कीजिए, हमने कहा क्या? जिसमें धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। अब धन विद्युतीय तत्व क्या है? मैग्नीशियम। यहां देखिए क्लोरीन के साथ कोई भी धन विद्युतीय तत्व नहीं है, जबकि यहां क्लोरीन के साथ क्या जुड़ गया? धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। जिस पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा उसका अपचयन होगा। धन विद्युतीय तत्व मैग्नीशियम किससे जुड़ रहा है? क्लोरीन से। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का Cl2 का अपचयन हो रहा है किसमें? MgCl2 में। सेम आप दूसरी अभिक्रिया भी ले सकते हो, I2 प्लस Hg, क्या बना? HgI2। अब यहां देखिए, ये है धन विद्युतीय तत्व, यहां आयोडीन के साथ कोई धन विद्युतीय तत्व नहीं है, नहीं जुड़ा है, प्लस लगा है तो अलग है, आयोडीन अकेला है। लेकिन यहां आयोडीन के साथ क्या जुड़ गया? मरकरी। मरकरी कैसा तत्व है? धन विद्युतीय तत्व। तो आप कह सकते हो कि इस अभिक्रिया में आयोडीन के साथ धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, जिसके कारण एक कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। धन विद्युतीय तत्व आयोडीन से जुड़ रहा है तो हम कहेंगे आयोडीन का अपचयन हो रहा है। और किस में अपचयन हो रहा है? HgI2 में। तो ये 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपको आज बताई, जिसमें एक थी ऑक्सीकरण या उपचयन और दूसरी थी अपचयन अभिक्रियाएं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। प्रत्येक की 4-4 परिभाषाएं आपको मैंने बताई। अगले प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उसके लिए कल मिलेंगे। थैंक यू।